Assalamualaikum everyone. Welcome to another episode of Duck Stories. Duck Stories is Telenor Pakistan's flagship platform where we celebrate failures. Today we are joined by Pakistan's first female mixed martial arts fighter, Anita Karim. Hailing from the mesmerizing valley of Hunza, Anita has put Pakistan on the global map and has brought home commendable victories and numerous accolades. Today she has joined us to share her story of resilience and grit. Anita, welcome to Duck Stories. We're so excited to have you here with us. थैंक यू सो मच. कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक. सो अनीता, शुरू से शुरुआत करते हैं. टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड. बचपन कैसा था और कहाँ पे गुजरा? मेरा बचपन हुंजा में ही गुजरा बिकॉज आई एम बिलोंग फ्रॉम करीमाबाद. और बचपन थोड़ा सा शरारती टाइप का था. स्कूल में शरारती थी या घर पे भी? एक्चुअली स्कूल में ज़्यादा ठीक. क्योंकि घर पर थोड़ा फिर माँ बाप का थोड़ा प्रेशर होता है. और स्कूलिंग आपने कहाँ से की है और किस लेवल तक आपने एजुकेशन हासिल की है? स्कूलिंग मैंने करीमाबाद से ही की है और कॉलेज लेवल तक मैंने वहाँ से ही पढ़ा है. और स्कूल में ज़्यादा आप एकेडेमिया में इंटरेस्टेड थी या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रुझान था आपका? एक्चुअली बहुत मुझे ज़्यादा स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था. फ्रॉम व्हाट एज? आप कितनी छोटी थी जब से आप खेलना शुरू किया आपने कोई भी स्पोर्ट? बचपन से ही लाइक व्हेन आई वाज 13 आई थिंक 10 to 13 मैं ताइक्वांडो खेलती थी. साथ साथ इधर उधर कोई भी मुझे एक्टिविटी नज़र आती थी, कोई फुटबॉल हो कुछ भी हो तो मैं घुस जाती थी उनके साथ. लेकिन ताइक्वांडो एक बहुत रेयर किस्म का स्पोर्ट है, तो वो आपको इंट्रोड्यूस किसने किया? एक्चुअली मेरे वालिद ने, क्योंकि वो मुझे शुरू से लाइक स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे. उसका मेरे वालिद का बहुत ज़्यादा शौक़ है कि लाइक फीमेल्स को हम एम्पावर करें. तो वहाँ पर मेरे वालिद ने सुना कि ये लड़कों को कोई ताइक्वांडो करवाते हैं, तो उसने कहा कि नहीं, मैंने अपनी बेटी को भी सिखाना है. साथ साथ मेरे भाई भी करते थे. अच्छा. तो कहा कि नहीं, इसको भी साथ लेके जाओ. तो वहाँ से मेरा स्टार्ट वहाँ से शुरू हुआ. और आप एज 13 से आपने कहा कि आप इस ताइक्वांडो में आपका इंटरेस्ट था. ताइक्वांडो के अलावा कोई और आपने एक्सप्लोर की फील्ड? तब तो कुछ इस तरह कुछ वहाँ पर नहीं होते थे ऑनेस्टली. वहाँ पर बस ये ताइक्वांडो स्टार्ट हुआ था. एंड देन फिर आपको पता है फिर घर के काम उसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा फोर्स किया जाता है. एंड देन उसके साथ स्टडीज़, तो ज़्यादा दूसरे स्पोर्ट्स के लिए मुझे इतना टाइम नहीं मिला. लेकिन 3 भाइयों के साथ बड़े होना कैसा था? टफ भी था और अच्छा भी लगता था क्योंकि भाइयों की तरह ही ग्रूम हो गई हूँ. राइट. और ये एहसास कब हुआ कि यही एक फील्ड है जो आपने आगे जिसमें करियर बनाना है? हाउ ओल्ड वर यू? व्हेन आई वाज 20. यस. सो 13 से 20 तक सिर्फ ताइक्वांडो था या कुछ और भी बीच में आपने स्टार्ट किया? ताइक्वांडो मैंने बहुत कम किया था ऑनेस्टली. बहुत ही कम, आई थिंक 2-3 साल किए थे. उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रेशर आया कि लड़कियों को आप क्यों भेज रहे हो ताइक्वांडो में. ये प्रेशर कहाँ से आया? और आपके मतलब जितने रिलेटिव्स होते हैं फिर वहाँ से स्टार्ट होता है. नो आपके अपने घर से स्टार्ट होता है आपके ऊपर तनकीद करना. बाहर के लोग थोड़े बाद में आते हैं. लेकिन पेरेंट्स फिर भी सपोर्टिव थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह. वहाँ पर थोड़ा सा बस करवाया, लेकिन उसके बाद ओब्वियसली फिर मुझे ताइक्वांडो छोड़ना पड़ा प्रेशर की वजह से. उसके बाद जब मैं इस्लामाबाद आएगी स्टडीज़ वगैरह करके कॉलेज लेवल ख़त्म करके यूनिवर्सिटी के लिए मैं आई थी. एक्चुअली मुझे नहीं पता था कौन सा ईयर था जब आप इस्लामाबाद आए? 2016 दिसंबर को मैं इस्लामाबाद आई थी यूनिवर्सिटी के लिए. एंड देन फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी गई कहाँ पर पता नहीं और फिर मैंने MMA स्टार्ट किया. राइट. तो MMA की शुरुआत भाइयों की वजह से हुई या फिर हुंजा छोड़ने की वजह से हुई? What motivated you? जब मैं यहाँ पर आई पढ़ने के लिए, फिर भाई ने बोला एज ए सेल्फ डिफेंस सीखो मिक्स मार्शल आर्ट का. मिक्स मार्शल आर्ट बहुत लाइक फीमेल को एम्पावर करता है, कॉन्फिडेंस देता है. तो कहा कि आ जाओ अपने फिटनेस के लिए भी और थोड़ा सा आपका टाइम पास भी होगा. पर वो मुझे शुरू से था. एंड फर्स्ट टाइम जब मैंने मेट पर लाइक जिम में मैंने इंटर किया, मुझे लगा कि पता नहीं मैं मतलब अपनी ज़िंदगी में आई हूँ. लाइक मैं जो चाहती थी मेरे सामने था वो सारा कुछ. तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. और टिपिकल प्रैक्टिस डे किस तरह होता है आपका? मतलब ये आप
घर पे करती थी या आपने कोई प्रोफेशनल जिम जॉइन किया? क्योंकि आपने कहा आपके भाई भी ट्रेनर्स हैं, तो क्या वो घर पे ट्रेन करते थे आपको? नहीं, मेरे भाइयों का अपना जिम है फाइट अच्छा, फोर्ट्रेस इस्लामाबाद में। अच्छा, उससे पहले मुझे कोई कुछ भी नहीं पता था एमएमए के बारे में। एंड देन 2015 में मेरा भाई उलमी करीम उसने फाइट जीता था इंडियन से। तो ओके, वहाँ से थोड़ा-सा मुझे आइडिया हुआ था कि क्या होता है। एंड देन इतना नहीं था, बस ये था कि लड़ना है ये वो। बट जब मैं यहाँ पर इस्लामाबाद आई थी, तब फिर मुझे आइडिया हुआ कि मिक्स मार्शल आर्ट एक्चुअली होता क्या है, उसमें कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है और कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। सो क्या इसके साथ-साथ कोई स्टडीज़ करनी पड़ती हैं? कोई फॉर्मल थ्योरेटिकल इसकी ट्रेनिंग होती है? ओह! बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पहले सिखाया जाता है, आपके सामने मतलब कोच खड़े होके बताते हैं ये करना, वो करना होता है। तो मेंटली भी हमारा होता है और फिज़िकली भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो दोनों तरफ से ये चलता है। थोड़ा-सा फिज़िकल ट्रेनिंग का बताएँ कि डाइट कैसी होती है, रूटीन क्या होती है? जो हमारी ट्रेनिंग होती है लाइक डेली के 3-3 सेशंस या 4 सेशंस होते हैं हमारे। तो हमें उठना पड़ता है सुबह लाइक 6 बजे या 7 बजे, फिर रनिंग, उसके बाद फिर हमारी एक क्लास होती है, फिर ब्रेक, उसके बाद खाना-पीना या नाश्ता करके फिर दिन को क्लास होती है और फिर शाम को क्लास होती है। ये जाता है मंडे टू सैटरडे, रेगुलरली ये रिपीट होता रहता है। अच्छा, एंड ओनली संडे इज़ द डे ओनली ऑफ। संडे, यस। सो जब आपने ये मिक्स मार्शल आर्ट्स आपको पता चल गया कि यही फील्ड है जिसमें मैं जाना चाहती हूँ एंड यू आर सो हैप्पी अबाउट इट, उसके साथ-साथ क्या चल रहा था ज़िंदगी में? मैं स्टडीज़ कर रही थी उस टाइम। एंड देन मुझे मुझे एक चीज़ में ऑनेस्टली मुझे एक चीज़ में अपना 100% देना पसंद है। राइट, मैं 2-3 चीज़ें अब एक साथ लेके नहीं जा सकती, राइट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो भी अधूरा रह जाएगा, हुँ, ये भी अधूरा रह हुँ, जाएगा, मैं हुँ, कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। तो जब मैं यूनिवर्सिटी की एडमिशन लिया था हुँ, एंड देन जिस दिन मुझे जाना था, तो फिर मैंने अपने वालिद को कॉल की। तो मैंने कहा पापा मुझसे नहीं होगा। मैंने हुँ। कहा मैं इतने स्टडीज़ में मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं और मुझे मिक्स मार्शल आर्ट करना है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ? तो पापा ने मुझे एक बहुत खूबसूरत बात कही कि देखो यहाँ पर मास्टर्स करके भी आए हुए हैं, बट एट द एंड वो मतलब नौकरी ढूँढ रहे हैं। पर आपको मैं सिर्फ़ एक बात बताऊँगा कि आपने इस चीज़ को छोड़ना ही नहीं है। अगर आप मुझसे प्रॉमिस करती है कि जहाँ आप जाना चाहती हो, वहाँ तक कभी आप गिव अप नहीं करोगी, तो जाओ। मेरा फुल सपोर्ट आपके वाओ! साथ है। एंड देन वहाँ से फिर मैं निकल गई। एंड हाउ ओल्ड वर यू? 20 दैट टाइम, 20, यस। ठीक है। सो फिर आपने कंटिन्यू किया इस्लामाबाद में ट्रेन करना? 16-17 से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, 17 से, या फिर उसके बाद 19 मुझे फ़ाइट मिली 2019 में इंटरनेशनल लेवल पर। अ, 2 साल में आप यस, इंटरनेशनल लेवल पे पहुँच गई? यस, इट्स सो वेरी क्या डि क्या उससे पहले कोई नेशनल लेवल की फाइट्स, नहीं, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? क्योंकि यहाँ पर कोई फीमेल मुझसे पहले भी आए थे, मैं लाइक फाइट फोर्ट्रेस में मेरे भाइयों के पास फीमेल्स जो फाइटर बनना चाहती हैं, बट द स्पोर्ट वाज वेरी टफ। उनको थोड़ा कुछ लाइक जब वो उनको पुश किया जाता था या उनको पंच लगती थी, वो फिर वहाँ छोड़ के चले जाते थे। फिर जब मैंने मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट किया और मैंने डिसाइड किया कि मैंने फाइटर बनना है, तो सिर्फ 2 साल के अंदर मेरा एक कंपटीशन हुआ था यहाँ पर, ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु। उसके जब वो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद फिर मुझे इंटरनेशनल फाइट उसके लिए अप्रोच किया। बट वहाँ तक, उन्होंने आपको हाँ, अप्रोच हाँ, किया, राइट? वहाँ तक पहुँचने के लिए नेशनल लेवल पर एटलीस्ट आपको 15 से 20 एमेच्योर फाइट्स करने पड़ते हैं नेशनल लेवल पर यहाँ पर कोई फीमेल है ही थे ही नहीं उस टाइम, और मेरी सारी ट्रेनिंग भाइयों के साथ होती थी और दूसरे फाइटर्स के साथ होती थी मेरी ट्रेनिंग। तो डायरेक्टली मुझे इंटरनेशनल लेवल पर फाइट मिला। ओके, सो दैट वाज़ एन एग्जेम्पशन जो उन्होंने आपके लिए की और आपको बुलाया वहाँ पे। जी, और ये फर्स्ट फाइट कहाँ पे थी आपकी? मेरी फर्स्ट फाइट ये सिंगापुर में हुई थी। सिंगापुर में हुई थी। जब मैं वहाँ से गुज़र रही थी तो मैंने केज देखा, तो मैंने कहा ये मतलब रिंग था उस टाइम, तो मैंने अपने भाई से पूछा ये क्या है ना? तो कहते इसमें तुम्हारी फाइट होगी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी फाइट अच्छा, मतलब रिंग में होगी। इंटरेस्टिंग। जो मेरी ओपोनेंट थी ऑब्वियसली वो काफ़ी एक्सपीरियंस थी और किक बॉक्सिंग की चैंपियन थी। तो सबसे पहले मुझे उसके सामने ही डाल दिया गया। ओह! ओके, बस एक्सपीरियंस नहीं था, फर्स्ट राउंड में जीत गई थी। लाइक आई थ्रो द क्रॉस, वो फिर नॉकडाउन हो गई। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता फ़ॉलो अप क्या करना है, मैं बस रुक गई, मुझे लगा रेफ़री रोक लेगा। राइट। पर सेकंड राउंड में उसने कहा कि नहीं,
स्ट्राइकिंग में नहीं जाना, इसको ग्राउंड पे लेके जाना, एंड देन शी चोक मी। फिर वो फाइट में हार गई थी फर्स्ट फाइट। क्या फीलिंग थी? ये था कि बस कोई नहीं, हिम्मत करो, कोई नहीं, दोबारा आ जाओ। वंडरफुल। सो आप पहली फाइट से ही आपके अंदर वो जज्बा, हाँ। इट वाज कंटिन्यूइंग, आपको ये नहीं लगा कि बस सब कुछ खत्म हो गया, इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी कोई नहीं, फीलिंग नहीं आई, यू वांटेड टू डू मोर? यस, हार जीत होती है, लाइफ में बहुत सी चीज़ों में आपको फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स को। इसका ये मतलब नहीं कि हम गिव अप ही कर दें। पर वहाँ से ही मेरा ये था कि नहीं भाई, मैंने अगर एक चीज़ करनी है तो करनी है। और मैं ज़िद्दी भी हूँ, भाइयों की तरह बहुत ज़िद्दी हूँ। मैंने कहा अगर ये काम मुझसे नहीं हुआ तो मैं करके दिखाऊँगी, मैं करूँगी ज़रूर वाला सीन है। वंडरफुल। सो सिंगापुर से फिर आप वापस पाकिस्तान आए आफ्टर द फाइट? हाँ, मैं वहाँ पर आई, बट अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर मेरे साथ थाईलैंड के ग्रुप आया हुआ था, फेटेक्स का एक, मतलब वो बड़ा जिम है वहाँ पर, उनके फाइटर्स आए हुए थे और उनके साथ उनका मैनेजर आया हुआ था। राइट। तो उन्होंने मेरी पहली फाइट देखी, एंड इवन जब मैं फाइट हार गई थी तो मुझे फाइट बोनस मुझे मिला था, लाइक वो पूरे फाइट को देखते हैं, पूरे इवेंट को देखते हैं और देखते हैं कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, तो अच्छा। उसको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है। ओके। तो मुझे स्पेशली केज में बुलाया, कहा कि 1 साल के एक्सपीरियंस और कोई भी इस लेवल तक यहाँ तक नहीं आ सकता, हम्म। इतने कम टाइम में। आप मतलब मेहनत करें ये वो। तो वहाँ से फिर जो मैनेजर था उसने थाईलैंड आके अपने बॉस से बात की कि वहाँ पर पाकिस्तान से एक फाइटर है, तो इस तरह वो अच्छी है, बट ये है कि उसको वहाँ पर लड़कियाँ नहीं है ट्रेनिंग के लिए, एक्सपोज़र नहीं है, तो हम चाह रहे कि उसको लेके आएँ। और वहाँ से मुझे मैसेज आया कि नहीं, हम आपको नेक्स्ट फ़ाइट के लिए स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं। जो मेरी वंडरफुल। नेक्स्ट फ़ाइट थी उसके लिए फिर मुझे स्पॉन्सर किया, और मुझे देखा कि मेरी ट्रेनिंग लेवल देखी उन्होंने कि कितना मेहनत करती है, सीरियस कितनी है अपने हम्म। काम के साथ, रेगुलरली आती है, नहीं आती है। एंड देन मैं गई, मैंने ट्रेनिंग किया और फिर मैं दूसरी फ़ाइट में जीत गई। उसके बाद फिर मुझे वहाँ पर लाइक लॉन्ग उसके लिए फिर स्पॉन्सर मिला था। जब आप वापस आ गईं, उसके बाद फिर कितना अरसा आप पाकिस्तान में आपने और ट्रेन किया बिफोर योर नेक्स्ट बिग फाइट? हमारा ये कभी ऑफ नहीं होता। वापस अच्छा। आ गए, अच्छा इंजरी नहीं है, ठीक हो, बैक टू द जिम, मेट पर जाओ भाई, काम स्टार्ट करो। जब ठीक है। इंजरी हो तो फिर हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है। एंड मज़े की बात, मुझे ट्रेनिंग लाइक फाइट में कभी मुझे इंजरी नहीं हुई जितना मुझे ट्रेनिंग में होती है। मुझे ये बताएं अनीता कि इतना टाइम जो आपने गुजार लिया शुरू का, उस टाइम तक कल्चरल चैलेंजेस आपने क्या-क्या फेस किए एज अ वुमन स्पेशली? सबसे पहले मुझे लाइक प्रेशर वो किया कि ये लड़कों का खेल है, लड़कियां इसमें नहीं जाती है। सेकेंडली जो हमारा गियर होता है, फाइटिंग गियर, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब बात किया, क्योंकि ऑनेस्टली लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था कि मिक्स मार्शल आर्ट लड़कियों के लिए भी होता है, स्पेशली पाकिस्तान में। ये लड़कों का ट्रेंड चल चल रहा था कि लड़कों का है ये, इसमें सिर्फ मेल्स फाइटर जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती है। तो उस वजह से भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स आए कि आप क्या इसको सिखा रहे हो घर पर, ये लड़कों की तरह ट्रेनिंग करवाना, कल को जाके ये लड़का बनेगी, लड़कों के साथ रहेगी, फाइट करेगी, शादी होगी तो घर पर लड़ाई करेगी। तो इस तरह की चीज़ें और उसके बाद जब मेरी फाइट होने वाली थी तो सबसे हमारे लिए चैलेंजिंग था हमारा फाइट गियर, क्योंकि उसमें शॉर्ट्स पहनाया जाता है वो कि नीज़ के ऊपर। और फिर भी मैंने कहा कि टाइट्स मैंने पहने थे, नीज़ के नीचे थे टाइट्स, उसके ऊपर फिर मेरे शॉर्ट्स थे। रिंग के पास जब मैं गई, सीढ़ियों पर थी, तो मुझे वहाँ रोका कि नहीं, यहाँ अलाउ ही नहीं है, आपको नीज़ के ऊपर शॉर्ट्स पहनने पड़ते हैं, क्योंकि हमें लो किक्स लगते हैं तो वो देखते हैं कि डैमेज कितना है, और हमें पॉइंट्स भी उसी तरह देते हैं कि बंदे ने जितना डैमेज किया हो उस तरह के पॉइंट्स, टच या उसके हमें पॉइंट्स नहीं मिलते। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग। हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। ठीक। लेकिन व्हाट केप्ट यू मूविंग, या किसी ने आपके बिहाफ पे फाइट किया कि नहीं, अनीता विल कंटिन्यू डिस्पाइट द कल्चरल चैलेंजेस? नहीं, अगर वहाँ पर मैं गिव अप करती तो शायद अभी पूरे पाकिस्तान में कोई फीमेल फाइटर नहीं बनते। एब्सोल्युटली। यस। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप थाईलैंड का जिक्र कर रहे थे, फिर आप थाईलैंड आपने मूव किया? 2019 में मुझे फिर वहाँ से कॉल की कि स्पॉन्सर के लिए, एंड उसके बाद 2020 फिर मैं वापस आ गई थी। दूसरी फाइट करने के बाद फिर कहा कि नहीं, हम आपको एज अ स्पॉन्सर एथलीट रखना चाह रहे हैं।
क्योंकि राइट। वहाँ पर ये होता है कि स्पॉन्सर एथलीट जब होता है कि आपका जिम आपको फ्री ट्रेनिंग करवाता है और रेजिडेंस फ्री देता है। आई एम सो लकी कि मुझे वहाँ से कॉल आई और मुझे मौका मिला वहाँ पर कि वर्ल्ड क्लास लाइक चैंपियंस के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। इवन मेरी अपनी जो टीममेट है वहाँ पर स्टेम फेटेक्स, शी इज़ लाइक 3 स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियन है। वाओ! और मैं उसके साथ लाइक हर फाइट में हुँ। ट्रेनिंग करती थी उसके साथ, और मैं जितनी भी उसकी ट्रेनिंग कैंप होती थी वो मेरे साथ होती थी। और दूसरे भी फीमेल्स लाइक अच्छे अच्छे फाइटर्स आए वहाँ पर, जिनके साथ मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला। एंड आफ्टर थाईलैंड, देन यू केम बैक टू पाकिस्तान? जी, अभी रिसेंटली मैं 8 महीने हुए हैं, मैं थाईलैंड से वापस आई हूँ। एंड अभी ब्राज़ील से मुझे कॉल आई है एज़ अ स्पॉन्सर एथलीट वंडरफुल। के लिए। हुँ। एंड कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ जाऊँ और फर्दर अपनी ट्रेनिंग वो कंटिन्यू करूँ और फाइट्स करूँ। वंडरफुल। अच्छा, वीव ऑल्सो कम टू नो कि रिसेंटली आपकी शादी हुई है। हुँ। ठीक है, जी, जी। थोड़ा-सा हमें इस एक्सपीरियंस के बारे में बताएँ कि इस डिसीज़न को लेने में क्या आपको ज़्यादा टाइम लगा कि अब आपको सेटल हो जाना चाहिए? और फिर शादी के बाद का अब तक का सफ़र कैसा है? थोड़ा-सा हमें बताएँ। बिकॉज़ वी वुड लाइक टू नो कि आप चूँकि अभी भी अपनी फ़ाइट्स के लिए ट्रेन करती हैं और जैसे आपने कहा आप ब्राज़ील जा रही हैं, तो फिर अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को पर्सनल लाइफ़ के साथ आप कैसे बैलेंस आउट कर रही हैं? अगर आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिले तो शादी करनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। वंडरफुल। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लाइक लाइफ पार्टनर भी उस इसी फील्ड में है। लाइक हाँ, वो ट्रेनर है एमएमए के और मैं फाइट्स करती हूँ। तो वो समझता है कि अच्छा एमएमए क्या है। ही नोज़ एवरीथिंग एक्चुअली कि राइट। टाइम देना पड़ता है, हुँ। कितनी मेहनत करनी पड़ती है और सैक्रिफाइस कितने करने पड़ते हैं। तो इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्री हूँ। इवन मेरे फादर इन लॉ भी हम मुझे ये जो मतलब हमेशा यही कहते हैं कि आपने जाना है, आपने ट्रेनिंग करनी है। अच्छा, कब जाओगी? कब जाना है? जल्दी करो। मतलब ये सारी चीज़ें होती रहती है। लाइक अभी तक मुझे इस तरह कुछ नहीं लगा कि मेरी पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ डिस्टर्ब हो रही है। और इसके साथ-साथ अपने स्पोर्ट के साथ-साथ घरदारी सँभालनी पड़ती है? अम वो तो इंटरेस्ट है फिर नहीं, आपका? वो तो हमारा क्या कहते हैं, करनी तो पड़ती है। हुँ, हुँ। मल्टी टैलेंट होता है, मैं तो कहती हूँ मल्टी टैलेंट। तो ये है कि मुझे एक तो एग्ज़ैक्टली। थाई फूड नहीं पसंद है बाहर, और इसलिए मुझे खुद पकाना अच्छा भी लगता है और मैं खुद पकाती हूँ। मजबूरन में भी पकाना पड़ता था। तो ये है कि मुझे खाना बनाना तो अच्छा लगता है, साथ-साथ वो भी बनाते हैं, घर के काम भी करते हैं। ये नहीं कि बस फाइटर हो, बस मैं ग्लव्स पहन के 24 घंटा बैठी हूँ, नहीं। हमें दूसरे काम भी देखने पड़ते हैं। ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ कोर्स। कभी मुश्किल लगता है टाइम निकालना फ़ाइट के लिए, मतलब ट्रेनिंग के लिए या फिर घर के लिए? नहीं, जब हमारी क्लास होती है वो फिक्स उसकी टाइम होती है। ये नहीं कि अच्छा आप जब मर्ज़ी फ्री हो जाएँ जाके ट्रेनिंग कर लो, या ये बनाना है घर पर मैं फ्री नहीं हूँ, नहीं। सुबह हमारी फिक्स ट्रेनिंग टाइम है। उसके बाद हमें 3-4 घंटे ब्रेक दिया जाता है, 4-5 घंटे, हाँ। उसमें जी। फिर हम अपना खाना-पीना सारा कुछ मुका के, और फिर हमें पूरा संडे है लॉन्ड्री करनी, ये सारी चीज़ें। फिर सबके लिए हमने टाइम बराबर किया हुआ है। अलग-अलग टाइम, सुबह के लिए हमने ट्रेनिंग करनी, उसके बाद घर का काम करना है, उसके बाद ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद अपने काम करने हैं। तो एक शेड्यूल बना हुआ है हमारा। मुझे ये बताएँ अनीता कि अब तक आपको इन टोटल तकरीबन 9 साल हो गए हैं फ़ाइट करते, ट्रेन करते। इस अरसे में आपने कितने इंटरनेशनल फ़ाइट्स खेले हैं अब तक? मैंने 7 इंटरनेशनल फाइट्स खेले हैं, 7 इंटरनेशनल, और उसके साथ कॉम्पिटिशन भी लड़ा है, ब्राज़ीलियन जिउ-जित्सु इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी लड़ा है। थोड़ा-सा हमें बताएँ कि कितनी फ़ाइट्स थी जो आप जीत के वापस आईं? मैंने 5 फाइट में जीती हूँ और 2 हारी हूँ। पहला मैं हारी, उसके बाद 2 जीती, उसके बाद चौथा हारी, एंड देन फिर अब क्या कहते हैं, विनिंग स्ट्रीक पर हूँ। जीत तो सबको अच्छी लगती है, सक्सेस हाँ, बहुत ग्लैमरस भी होती है, लेकिन यस, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हर सक्सेस के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है दैट्स और ट्रू। बहुत सारे फेलियर्स भी होते हैं। आप अपने फेलियर्स के बारे में थोड़ा बताएँ, मे बी फ्रॉम द फर्स्ट फाइट या कोई ऐसी फाइट जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, जहाँ उसकी तैयारी में कोई फेलियर या उस फाइट में इटसेल्फ आपने फेलियर फेस किया हो, उसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताएँ?
ये तो मतलब हर फील्ड में मुश्किल होती है। ये नहीं कि सिर्फ़ मिक्स मार्शल आर्ट में टफ़ है या आपको मुश्किल होगा। हर फील्ड में मुझे लगता है लाइफ़ में ही सारे प्रॉब्लम्स हैं। द थिंग इज़ आपने उसको फ़ेस कैसे करना है, हुँ, ये आना चाहिए सबसे हुँ, पहले। अगर आपको पता है कि आप प्रॉब्लम्स को फ़ेस कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को फ़ेस कर सकते हैं, या पर्सनल हो या आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ चल रहा हो। और जब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की बात करें तो ऑब्वियसली वो एमएमए इज़ अ टफ स्पोर्ट्स। पूरे लाइक वर्ल्ड में ये एमएमए को बहुत टफ माना हुँ, जाता है। इट्स नॉट इजी गेम, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, आपको हुँ, बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती है। हुँ, सिर्फ स्पेसिफिक एक चीज़ नहीं सीखनी पड़ती उसमें। हुँ, जब मैं पहली फाइट हार गई थी हुँ, तो आई नो मुझे लोगों की बातें सुनने को थी, क्योंकि अब जब आप जीतती हैं आपका पूरा मुल्क जीतता है आपके साथ, और जब एग्रीड। आप हारती हुँ, हैं तो आप अकेली हारती हैं, हुँ, आपके साथ हुँ, कोई हुँ, नहीं हुँ, होता है। तो इस चीज़ को तो हुँ, लाइक पता था कि मैं लाइक अल्हम्दुलिल्लाह भाई साथ थे। द थिंग इज़ कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मैंने कहा कि हुँ, अगर मैं हार गई हूँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट हुँ, में फिर मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या हुँ, करना है, क्या हुँ, अचीव करना है, और हुँ, मैंने कितनी इम्प्रूवमेंट की है। उसके बाद मैं करती गई, और सबसे हमारा जो टफ टाइम था, थाईलैंड में जो हमारा बॉस है, लाइक वो ही इज़ लाइक 80 प्लस। वो सुबह भी आता था, दिन को भी आता था और शाम को भी, और सब फाइटर्स को वो देखता था कि कौन एब्सेंट है, कौन मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और बहुत टफ टाइम दे रहा था। उसको दिखता था कि अच्छा ये ईज़ी है, अच्छा चिल बैठा हो, ट्रेनिंग कर रहा है, टफ टाइम दो भई। तो मैं मेरे ख़्याल में वहाँ से उसने मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया है, कि इतना टफ़ टाइम हमें दिखाया है कि अब मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है लाइफ़ में, और कोई भी मुझे प्रॉब्लम आती है, मैं उसको पज़ल गेम की तरह चलाती हूँ। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग। एक आदत हो गई थी वहाँ पर, क्योंकि मैं डिप्रेस्ड हो गई थी, वहाँ कोई भी नहीं। मैं और भाई, और भाई यहाँ आया हुआ था। समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और ये नहीं कि मैं डिप्रेशन में जाऊँ या इस भई फेस करना है प्रॉब्लम को। मैं बैठी, मैंने कहा क्या करूँ? कोई तो सॉल्यूशन निकालना है। हुँ, हुँ, मैंने कहा चलो भई पज़ल गेम की तरह चलाते हैं, ये प्रॉब्लम्स को ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एंड देन अभी कुछ भी होता है, मैं कोशिश करती हूँ इधर-उधर से अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की। सो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? आपने थोड़ा-सा ज़िक्र किया कि एक मेंटल ब्रेकडाउन होता है या डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं बिकॉज़ इट्स नेचुरल। लेकिन इमीडिएट आपके ज़हन में क्या स्ट्रैटेजी आती है कि अच्छा ये फेलियर आया है, इसको मैंने ऐसे कोप करना है? देखिए, यू आर द वन जो आप अपने लिए चेंज कर सकते हैं, खुद चीज़, खुद प्रॉब्लम चेंज कर सकती है। आप किसी के लिए वेट नहीं कर सकती है कि अच्छा मेरा भाई आएगा, मेरे पेरेंट्स आएँगे, वो सॉल्व करेंगे, या वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे बताएँगे, फिर मैं आगे जाऊँगी। यू हैव टू बी रेडी, रियलिटी चेक लाज़मी है आपकी। तो हर चीज़ में आपने रेडी होना, ये नहीं कि यार ये मुझसे नहीं होगा, नो एवरी सब चीज़ें आपसे होंगी। द थिंग इज़ आपने रेडी रहना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहना है। लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए आप क्या करते हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, अपने आप को कुछ भी रिलैक्स एक्टिविटीज़, करने के हाँ, लिए वो कोई भी आप एक्टिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या आप एक्टिविटीज़ हैं जो आपको हेल्प करता है टू बी हम तो स्ट्रॉन्ग? बस एमएमए करते हैं, अच्छा, बैक टू द इवन इवन रिंग। हमारी जो जिम है वहाँ पर इतने लाइक इस तरह के क्लाइंट्स आते थे जो कहते थे कि हमें मेंटली मसले हैं, हमें डिप्रेशन है, ये है वो है। आफ्टर द मंथ वो कहते हैं हम हमें तो कोई पता ही नहीं चल रहा, और हम इतने स्ट्रोंग हो रहे हैं, और मेंटली भी फिजिकली हम स्ट्रोंग हो रहे हैं, और वो कहते थे कि हमारी लाइफ चेंज हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर कोई भी इस सिचुएशन से गुजर रहा हो, वो कोई भी एक्टिविटी कर ले, और जहाँ पर भी उनको लगता है कि कोई जिम उनके नज़दीक है, जाए वो ट्रेन करे, और कोई भी उनका लाइक इंटरेस्टेड कोई भी प्रैक्टिस है वो जाके कर ले। अच्छा ये जो जिम है जो आपने बताया आपके भाई का है फाइट फोर्ट्रेस, फाइट राइट? फोर्ट्रेस। इसमें आप यंग फीमेल्स को ट्रेन करती हैं? मेरे भाई जिस तरह से मुझे ट्रेन किया है, वो कोशिश करते हैं कि जितने भी फीमेल्स फाइट लाइक फीमेल्स आती हैं हमारी जिम में फाइटर बनने के लिए या सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए, दे ट्राई देयर बेस्ट कि वो भी लाइक अपनी बहन की तरह जो सिखाते हैं अपनी बहन को, वो भी उनको ही सिखा दे और उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाए। और हमारा ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम सेमिनार्स करवाए पूरे पाकिस्तान में, ओके, एंड अवेयरनेस। या अवेयरनेस दे दे, और हम काफ़ी ये सालों से कर भी रहे हैं। हुँ, हुँ।
और मेरे भाई भाई जितने भी हैं वो जाते हैं लेफ़्ट राइट हुँ, सिटीज़ में जाते हैं, हुँ। और जहाँ पर उनको मौका मिलता है फीमेल्स को एम्पावर करने की, उनको सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस देने की, दे डू देयर बेस्ट। आप पर्सनली ट्रेन करती हैं या नहीं? आपका ध्यान सिर्फ़ अपनी ट्रेनिंग की तरफ है, आप कोचिंग नहीं करती हैं? मैं कोचिंग भी करती हूँ। द थिंग इज़, इसमें मुझे थोड़ा-सा कम टाइम मिलता है, जिम में क्लासेस करवाऊँ ये वो, क्योंकि हमारी अपनी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा होती है। बट ये है कि उस कम टाइम में, क्योंकि जितना मुझसे हो सकता है मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा अनीता, कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करें स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज जहाँ पे आपको हरासमेंट अगर फेस करनी पड़ी हो और आपकी ट्रेनिंग आपके काम आई हो एंड यू टॉट द अदर पर्सन अ लेसन। ऐसा कुछ हुआ है कभी आपके साथ? हाँ, ये एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था जी11 में, क्योंकि रात को मैं हॉस्पिटल जाना था डेंटिस्ट के पास, क्योंकि वो शाम को आता था वहाँ पर ना, जी11 मरकज़ में। तो मैं जब भी बोलती थी भाइयों को, भाई इधर जाना, तो सिखाया किस लिए है मैं आपको? आप जाइए ना खुद। तो इसीलिए तो सिखाया कि हम 24 आवर आपके साथ नहीं होंगे, कभी आपको अकेले जाना भी पड़ेगा। तो इसलिए तो सिखाया, जाएँ आप जाएँ। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं जाती हूँ। तो मैं वहाँ गई, मुझे अम्मी की कॉल आ गई, मैं बाहर फ़ोन पिक करने के लिए बाहर आ गई। तो मेरे ख़्याल में पीछे से कोई लड़का गुज़रा और उसने स्ट्रीट टच करने की कोशिश की, हैरेसमेंट करने की कोशिश की। तो फ़ॉर अ सेकंड मैं रुक गई, मैंने कहा अब इस बंदे के पीछे भागूँ, मारूँ या छोड़ूँ? तो मैंने कहा छोड़ूँगी तो ये और लड़की को तंग करेगा, इसको सबक सिखाना लाज़मी है। इसको सबक सिखाऊँगी, दूसरे भी इसको देखेंगे, वो भी डर जाएँगे। मैंने अपना फ़ोन छोड़ा, जूते निकाले, पूरा मरकज़ उसके पीछे भागी हूँ मैं। भाग-भाग के जब वो थका है, वो इतने सारे लोग जमा हुए थे, उनको लगा कि वो कोई चोर भाग रहा है, राइट। और वो सारे इसलिए जमा हुए थे उस बंदे को मारने के लिए। मैं उसको यूं ऐसे पकड़ा, फिर मैंने सही मुक्के मारे, उसको सही लिटाया, सही मारा मारा। फिर कुछ टाइम बाद, भाजी मर जाएगा, खुदा का वास्ता है, वो मेरा हाथ पकड़े हुए थे कि नहीं भाई बस छोड़ दे, ये इतना इसके लिए काफ़ी है। तो ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ। डिड यू नो कि यू हैव टू स्टॉप एट अ लेवल? हाँ, ये हमें पता है कि कितना हमें पावर वो करनी पड़ती है। इवन मैंने हुँ। एक दफ़ा अपने पापा के साथ भी किया था। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि हमें पता है कितना मारना है और कैसे मारना है। अब लेकिन डिफरेंस होता है ना, एक तो फाइट होती है फाइट जो होती आपको है। पता है हाँ, कि दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ अ फाइट, हाँ, लेकिन ये एक रियल लाइफ रियल सिचुएशन लाइफ थी। सिचुएशन हाँ, सो अलग इसमें होते भी हैं। आप इतनी अलर्ट थी कि आपको पता मैंने था तो कि मारे भई, जितना उसने मुझे गुस्सा दिलाया था, मुझे भगाया था, हर सेकंड में काउंट प कर रही थी, हर सेकंड में मुक्का था। यस। वंडरफुल। अच्छा अनीता, हमें ये पता चला है कि आपको एक टाइटल मिला हुआ है आर्म कलेक्टर का। हुँ। ज़रा इसके बारे में हमें बताएँ। व्हाई आर यू नोन एज़ आर्म कलेक्टर? एक्चुअली यहाँ पर मेरे कॉम्पिटिशन हुए थे इस्लामाबाद में, और ब्राज़ीलियन जिजित्सु का ना, तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम। तो वहाँ पर इसमें रूल्स होते हैं एक्चुअली। अगर आपको चोक लगता है या कोई लॉक लगता है, क्योंकि हमारा आर्म बार होता है, हमारे जॉइंट्स के ऊपर लॉक होता है, तो चोक्स होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप उस सिचुएशन से नहीं निकल पाए, तो टेप करना पड़ता है, तो दूसरा बंदा छोड़ देता है। तो इसमें ये हुआ कि आगे वाली लड़की भी थोड़ी-सी वो थी कि नहीं ऐसे कैसे मैं मतलब हार हुँ। मानूँगी, ये करूँगी। तो मैंने एक दफ़ा उसका आर्म बार लिया, लाइक अ किमोरा पकड़ा मैंने इस तरफ ना, तो मैंने जूँ ही पकड़ा, तो उसने टेप नहीं किया। मैंने पीछे भाई को देखा, क्योंकि वो भाई मुझे कॉर्नर करते हैं ज़्यादातर। तो मैंने कहा वो नहीं छोड़ रही है, क्या करूँ? कहता है नहीं छोड़ रही है। नहीं, मैंने कहा तोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, मैं लेके गई, टक तोड़ दिया। तो वो इधर से भी उसका फ्रैक्चर यहाँ से हुआ था, यहाँ से एल्बो निकल गया था उसका। फिर उसकी टीममेट दूसरी वाली उससे ज़्यादा और फ्रस्ट्रेट होकर आ गई कि अच्छा मेरे टीममेट को उसने वो हाथ तुड़वाया है ये वो। तो वो भी आ गई, तो उसका भी मैंने आमबार पकड़ा, तो वो पूरा एंड तक गया, उसकी आवाज़ आ गई, तो वो भी वहाँ पर उसका भी इंजरी हो गया। तो एक इधर, एक इधर। तो अब वो पिक्चर भी है मेरे ख़्याल में इंस्टाग्राम पर, तो 2 लड़कियों के हाथ तोड़े थे। तो वहाँ से फिर मुझे आर्म कलेक्टर दिया। सो दैट्स अलाउड, आप ये दैट्स अलाउड, फाइट में येस, कर सकते हैं। येस। अच्छा और ये ये फिर दूसरे के ऊपर है ना कि अगर आप टेप नहीं करते तो हमें नहीं पता कि वो कितना कंट्रोल कर सकता है, नहीं कर, हम तो अपना बेस्ट देते हैं जीतने के लिए। और ये आपने सिर्फ़ अब तक 2 दफ़ा किया है? नहीं, अब ये है कि हाथ
तो तोड़े हैं, लेकिन लाइक उसकी तरह देखती हूँ कि अच्छा मुझे कहाँ पर मिलेगा, आम बार कहाँ मिलेगा, ये वो। हाँ, तो देखती हूँ कि तीसरा मुझे कब मिलेगा। वंडरफुल। अनीता, मुझे बताएं कि आपके करियर में अब तक आपके लिए सबसे प्राउड मोमेंट कौन-सा रहा है? जब मैं जीती थी और मुझे किस फाइट में? जब मैं पाकिस्तान की पहली और फर्स्ट फीमेल फाइटर बन गई और मैं जीत के आ गई, और जब मुझे हुंजा लेके गए ये कौन-सी ईयर की बात है? 2019 और आई थिंक 20 की बात है। राइट। सिंगापुर से जीत के आई थी और इतना क्राउड था, इतने लोग मेरे लिए जमा हुए थे, और वहाँ से मुझे लाइक जहाँ मेरा घर लाइक अब 45 मिनट्स लगता था, वहाँ 5 घंटे लगे मुझे घर जाने में। इतने लोग आए हुए थे और हर कोई यही कहता था कि मैंने अपनी बेटी को आप जैसा बनाना है। तो शायद वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है जब इतना प्यार यस, मिलता है लोगों यस। से? बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको पता होता है कि आपके साथ और भी फीमेल्स हैं जो आपकी तरह बनना चाहती हैं, और आप उनके लिए एक एग्जाम्पल है। तो मैं अपना बेस्ट देती हूँ और बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जितने भी यंग जनरेशन है जो मुझे देखते हैं, उनके लिए मैं एक अच्छी एग्जाम्पल बनूँ। अच्छा अनीता, ये तो हो गई बात सारी आपकी एमएमए ट्रेनिंग की और आपकी फाइट्स की। इसके अलावा कोई ऐसा कोई सोशल कॉज़ है या कोई पैशन है? आपने जिस तरह शुरू में ज़िक्र किया था आप अवेयरनेस के लिए सेमिनार्स भी कराते हैं। कितना ट्रैवल करना पड़ता है आपको? डिपेंड्स कि कोई अगर यहाँ इस्लामाबाद में करवा रहा हो या कहीं पर हमें इस तरह की कोई प्रोजेक्ट मिले, तो हम पूरी टीम जाते हैं, फाइट फोर्ट्रेस के मेरे भाइयों के साथ पूरी टीम जाते हैं और वहाँ पर हम सेमिनार्स करवाते हैं। और सेमिनार्स में आप एग्ज़ैक्टली क्या बताते हैं लोगों को और किस किस्म का क्राउड होता है? अ, बॉयज़, गर्ल्स मिक्स होते हैं, यंग हैं, थोड़े अ, मैच्योर हैं? हम सेमिनार में लाइक सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस देते हैं। ओके। हाँ, तो एज़ हैरेसमेंट के लिहाज से, वायलेंस के लिहाज से, खुद को कैसे बचाना है, सिचुएशंस को आपने कैसे डील करना है, कहाँ पर हैं, किस तरह से आपने चल, ये सारी चीज़ें। नॉट कि हम फाइट से नहीं सिखाने जाते, ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता है। बस हम उनको जो आपके लाइक अब प्रॉब्लम्स होते हैं फीमेल्स के साथ ऑब्वियसली, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि थोड़े से हम आइडिया दे दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पूरे पूरे दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है, और हमारे इधर अभी ये स्टार्ट हुआ है। ये वर्किंग वुमेन्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुँ, है, हुँ, और मदर्स के लिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि गुड टच बैड टच क्या है, हुँ, और कैसे अपने बच्चे को आगे लेके जाना है, हुँ, किस तरह उसको कॉन्फिडेंस देना हुँ, है, और कितने चीज़ें आपके साथ वो शेयर कर सकते हुँ। हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं और प्रैक्टिस भी करवाते हैं। जब हम जाते हैं सेमिनार्स में और हम बात करते हैं हरेसमेंट के ऊपर, तो आपका अपना दुपट्टा कैसे काम आ सकता है, ठीक है ना? आपका अपना बैग कैसे काम आ सकता है, आपके नाखून, आपका हाथ, आप क्या कर सकती हैं। तो ये चीज़ें हम सिखाते हैं सेमिनार्स में। अच्छा, इन सेमिनार्स में आपके पास आई एम श्योर यंग गर्ल्स दे वुड कम टू यू और कहते होंगे अनीता हमें भी आपकी तरह बनना है। उन्हें आप क्या कहती हैं? और क्या ऐसी चीज़ है जो आप किसी स्पेशली किसी लड़की में देखती हैं कि इसमें बहुत पोटेंशियल है? कैसे आप असेस करती हैं किसी को? आई विश मैं इस तरह कर लूँ पूरी लड़कियों को, जब भी हम सेमिनार्स के लिए जाते हैं ऑनेस्टली, बहुत कम ऐसे लाइक 100 में से लाइक 5% होंगे जो सीखना चाहती है। कुछ ऐसे होती है, मैं हम थक गए हैं, आधे घंटे का सेमिनार होता है, हम हमसे नहीं हो पाएगा। मतलब फिर मुझे गुस्सा आता है, मैंने कहा हम लोग आप लोगों के लिए आए हैं, आपको क्या लगता है हम फ्री बैठे हैं थोड़ा सा, फिर मुझे गुस्सा करना पड़ता है, मैं नहीं करना चाहती। बट ये है कि फिर मैं चाहती हूँ उनको मैं सिखाऊं, क्योंकि हमें कम टाइम दिया जाता है और 2-3 दिन हमारे पास होते हैं सेमिनार से के लिए। तो मैं चाहती हूँ जितना मुझसे हो सकता है, जितने हमारा टीम है, जितना हम हमारे पास नॉलेज है वो हम सिखाएं। बट द थिंग इज़ हमारी इधर थोड़ी सी कमी है, सीखने की। हम थोड़े से वीक है इस पॉइंट में कि नहीं, हम बहुत वीक हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं होएगा। तो फिर मुझे बताना पड़ता है कि नहीं ऐसा करना है, फिर मुझे आंखें दिखानी पड़ती है थोड़ी गुस्से वाली, फिर जाके सीखते हैं। राइट। एंड मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि कब इंटरनेशनल लेवल पर और फीमेल्स फाइटर्स आएंगी पाकिस्तान से स्पेशली, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, फाइट करें, और मैं जाऊं वहाँ पर सपोर्ट करूं,
मुझे नहीं कि वो किस सिटी से आ रहे हैं, मुझे होता है कि अच्छा पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान से आए हैं, मैंने सपोर्ट करना है जाके बस दैट्स इट। पूरा प्रोसेस बताएं, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं? अभी लाइक पूरे पाकिस्तान में बहुत एमएमए के जिम बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा हर सिटी में है। बस ये है कि आप देखें आपके नज़दीक कौन सा जिम पड़ता है, आप जाएं, आप ट्रेनिंग कर लें। बट ये है कि पहले दिन ही आपको फाइट करने के लिए नहीं डाला जाएगा अंदर। कोर्स। स्टेप बाय स्टेप आपको पहले पंच सिखाया जाएगा। अच्छा, आपको थ्रो कैसे करना है, कैसे पावर जनरेट करना है, कैसे मारना है, वो फिर आप जब स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट करेंगे, आगे थोड़ा-सा इम्प्रूव करेंगे अपने गेम को, फिर थोड़े-थोड़े टफ टाइम देंगे, फिर आपको वो स्पार में डालेंगे, फिर आपको फाइट के अंदर टेस्ट किया जाएगा, फिर आपको एमेच्योर फाइट्स में डालेंगे। फिर जब आप एमेच्योर फाइट्स में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, फिर आपको इंटरनेशनल फाइट पर फिर मौका दिया जाएगा। कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग? बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। 1 साल तो फिर ये था कि मैं अकेली थी ना पाकिस्तान में, राइट। वाहिद आपका थी। एक्सेप्शनल केस था। जी, राइट। अभी तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, वो मेल, फीमेल दोनों में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर। इसमें फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और कोई एज ब्रैकेट है कि किस एज के बच्चे जॉइन कर सकते हैं एमएमए एकेडमी? एमएमए के 7-8 साल के बच्चे हैं। हाँ, बस वहाँ से बस स्टार्ट करवा दें, क्योंकि राइट। हर कोई बाहर तो ये होता है कि बस 5-6 साल का हो गया, बस उसको छोटी-छोटी चीज़ें सिखाई जाती है इस तरह, फिर उसकी तरफ उसको रुझान किया जाता है कि ये है, एमएमए है, इस तरह थोड़ी ट्रेनिंग करनी है, ये किक मारना है। इवन मेरे अपने भाई के 2 बच्चे हैं, दे आर लाइक एक 7 और एक 4 साल का है। तो वो उनको पता है किक कैसे मारनी है, पंच कैसे करना है, तो हम थोड़ा-सा प्रैक्टिस करवाते हैं घर पर भी, और कभी-कभी उनको जिम भी लेके आते हैं और वहाँ पर भी प्रैक्टिस करवाते हैं। अनीता, मुझे ये बताएं कि फ़िलहाल तो आप कह रही हैं कि आप 100% एमएमए को देना चाहती हैं। हुँ। फ्यूचर क्या देखती हैं आप अपना? एक्चुअली फ्यूचर में बहुत कुछ देखती हूँ, बड़े ख्वाब वंडरफुल। देखती हूँ मैं, टेल अस अबाउट इट। मैं यस। बड़ी-बड़ी चीज़ें देखती हूँ। बट ये है कि बस ये जितना मैं मेहनत करूँगी उतना आगे जाऊँगी। इट्स डिपेंड ऑन माय हार्ड वर्क, ये है बस। और ऑब्वियसली हर कोई चैंपियन बनना चाहता है, हर कोई अपनी फील्ड में सबसे टॉप रहना चाहता है, हुँ। और जो वो दैट्स इट, जितना मैं मेहनत करूँगी उतना, और आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं एक दिन चैंपियन बनूँ और पाकिस्तान के लिए मैं बेल्ट लेके आऊँ। सो दैट इज़ द हाईएस्ट एक्कलेड जो आपके इस फ़ील्ड में होता है कि आप या यस, बेल्ट। इस फील्ड में यस ठीक है। हमारा बिल्ट होता है। क्या लगता है कब तक पहुँच जाएँगे इस लेवल पे? अभी तो जर्नी स्टार्ट है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है और लेकिन कोई एक कितना कर विज़न होता है ना, पाती हूँ। नेक्स्ट 5 इयर्स, नेक्स्ट 10 इयर्स, कुछ आपने माइंड में रखा है? गोल क्या है आपका? अभी तो फिलहाल ब्राज़ील जा रही हूँ, वन्स आई एम स्टार्ट माय ओन ट्रेनिंग देयर, और जब मैं फाइट स्टार्ट करूँगी फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, और फिर फाइट्स जितने मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होगा उतना फिर मैं बेल्ट के करीब होती जाऊँगी। जी। ब्राज़ील कितने अरसे के लिए जा रही हैं आप? ब्राज़ील फ़िलहाल तो थोड़े लंबे अरसे के लिए जा रही हूँ अभी, डिपेंड्स कि कोई इंजरी ना हो, अल्लाह करे कोई इंजरी इस तरह कोई ना हो, और फिर मैं ट्रेनिंग अच्छी करूँ वहाँ और फाइट्स करूँ। अनीता, एक और चीज़ हमें ये बताएँ कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत शौक रखते हैं, पैशन रखते हैं, लेकिन अफ़ोर्डेबिलिटी नहीं होती। उनको आप कैसे गाइड करेंगी? कहाँ से उनको स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, यहाँ तक मैं पहुँची हूँ ना, अपनी मदद आपके तहत पहुँची हूँ। हमें कोई भी इस तरह कोई सपोर्ट हमें भी किसी ने नहीं किया था, और हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं होते हैं, हुँ। और पाकिस्तान में इतने कोई अच्छे टैलेंट है, इतने अच्छे फाइटर्स हैं, उनको सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियली इश्यूज़ होते हैं, ठीक है ना? एमएमए एक बहुत एक्सपेंसिव गेम है, बहुत ज़्यादा। आपको उसमें डाइट का ख़्याल रखना पड़ता है, सप्लीमेंट्स का ख़्याल रखना पड़ता है, और इवन जितने भी पाकिस्तान में फाइटर्स हैं वो अपना घर भी देखते हैं, ठीक है ना, काम भी करते हैं, उसके साथ साथ एमएमए भी करते हैं, उसको भी टाइम देते हैं। स्टिल वो इतने अच्छे लाइक फाइटर्स हैं, और जाके टफ कंपटीशन लड़ते हैं। और यही है कि अगर हमें स्पॉन्सर दिया जाए, या हमें हमारे लिए कोई इस तरह के अच्छे स्पॉन्सर हो, तो पूरे पाकिस्तान से अच्छे फाइटर्स मिलते हैं। सो बेसिकली स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि
यही इसी काम से, इसी वजह से जितने भी अच्छे हमारे एथलीट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं और उनका टाइम एज निकल जाता है। लेकिन स्पॉन्सरशिप अगर किसी को चाहिए हो तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जितने भी हमारे पास, इवन जब मैं स्पॉन्सर्स अप्रोच करती हूँ, कुछ ऐसे स्पॉन्सर होते हैं जो मुझे पहले प्रॉमिस करते हैं कि नहीं हम आपको स्पॉन्सर देंगे। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ कि उन्होंने मुझे पहले प्रॉमिस किया कि नहीं हम आपको स्पॉन्सर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे स्पॉन्सर दे रहे हैं तो मैं टेंशन फ्री बैठी हुई हूँ, सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है मेरा। और जब मैं अभी वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करने लगी हूँ और मैंने उनको बताया कि मैं प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ, कि आप लोगों ने मुझे स्पॉन्सर का वो प्रॉमिस किया था एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट, नहीं हमसे नहीं हो पा रहा। फिर मैं वहाँ तो बैठ गई, मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? क्योंकि हमारा तो वो स्पॉन्सर्स के ऊपर चलता है, क्योंकि हमें स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियली हमें हेल्प चाहिए होता है। अब मैं उनकी वजह से अभी 2-3 महीने अभी फिर मुझे डिले करना पड़ा। अच्छा, तो एंड देन ये, यू हैड टू लुक फॉर अ न्यू स्पॉन्सर? येस ऑफ कोर्स, क्योंकि ठीक। जितना अब पहले, जब मुझे पहले जब मुझे थाईलैंड जाना होता था, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें मेरे लिए स्पॉन्सर थी। थोड़ी-सी लाइक फ्लाइट टिकट, खाना-पीना, वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर थी। तो ये होता था कि मेरे भाई मेरे लिए करके फिर इधर-उधर से अपने क्लाइंट्स को ट्रेनिंग करवा के फिर मुझे भेजते थे पैसे। उसके बाद जब मैं फ़ाइट करती थी तो उसके फ़ाइट पर्स और लेफ़्ट राइट कुछ छोटे-मोटे कोई स्पॉन्सर्स मिले, तो उनका फिर गुज़ारा करना पड़ता था। इस तरह दूसरे भी मेल फाइटर हैं जिनको स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियली हेल्प चाहिए होता है, उनको नहीं मिलता है। ये बहुत प्रॉब्लम है हमारे इधर। एमएमए एक प्राइवेट स्पोर्ट है, ये किसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट ये है कि जब हम फाइट के लिए जाते हैं, जो हमारा गियर होता है उनके ऊपर हम लोगोस डालते हैं कि जितने जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, हम उनको उनके लोगोस देते हैं और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं वहाँ पर। क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? बस ये कि आप किसी भी फील्ड में जाएँ, मेहनत करें, कभी गिव अप ना करें। ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको फेस करना सीखें सबसे पहले, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखें। ये नहीं कि भई बस ये हमारे साथ ही है या हमारे साथ ही जाती हुई है, इस तरह नहीं। किसी हर हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी सुकून से नहीं है या कोई भी परफेक्ट नहीं है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है, तो हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। तो उसी तरह आपने भी स्ट्रगल करना है, जितना स्ट्रगल करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना आगे जाएँगे। और कभी बस ये कि गिव अप ना करें। Anita, thank you so much थैंक for यू, taking out time, for coming over, and for थैंक यू सो sharing मच your आपने। truly inspiring story with our listeners. I'm sure आपकी कहानी सुन के बहुत सारे यंग बच्चे, स्पेशली गर्ल्स, इंस्पायर हुई हैं और वो इस फील्ड में आना चाहेंगी. हाँ, बस मैं कोशिश करती हूँ कि पॉजिटिव वे में जा लेके जाऊँ, क्योंकि हर एक को आप नेगेटिव चीज़ें नहीं बता सकते, डराना नहीं है सबको। जब वो आहिस्ता-आहिस्ता आएँगी, उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स होंगे, फिर उनको खुद आइडिया होगा कि फेस कैसे करना पड़ता है। आई ट्राई माय बेस्ट कि हर एक को अच्छे तरीके से लेके जाऊँ, ये नहीं कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था। उसका ख़्याल रखती हूँ मैं। Thank you so much, Anita. थैंक यू टू।